मूवी की स्टार्टिंग में हमें डर्बी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्रग एडिक्ट होती है और अपने इलाज के लिए किसी रिहैब सेंटर आई हुई थी और उसे एक ग्रुप सेक्शन के दौरान किसी जॉय नाम के लड़के की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि उसकी मदर को ब्रेन की इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से सर्जरी के लिए एडमिट करना पड़ा है और वो ये बात अपनी बहन को बताए। इसके बाद वो फोन कट कर देता है। इससे पहले वो अपनी बहन को बताती रिहैब सेंटर का स्टाफ आकर उसे फ़ोन मिलाने से मना कर देता है क्योंकि वो एडिक्ट होती है तो उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है। फिर रात को वो अपनी दोस्त जेन का फ़ोन लेकर अपनी बहन डिवोन को कॉल करके उससे पूरी बात बताती है कि उसे अपनी मदर को हॉस्पिटल में जाकर देखना चाहिए। फिर डिवोन अपनी बहन को रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही रहने का कहती है और फ़ोन कट कर देती है और उसे अपनी मदर की बहुत टेंशन हो रही होती है। इसलिए जब रात को सब सो रहे होते हैं तो वो रिहैब सेंटर से निकल जाती है और बाहर उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें ड्रग्स भी रखी हुई होती हैं। फिर वो गाड़ी को किसी भी तरह से स्टार्ट करके वहां से लेकर भाग जाती है और सीधा फ्लेक्स सिटी अपनी मदर के पास जाने के लिए निकलती है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो गाड़ी को रोड के साइड पे रोकती है और वो इंतजार करने लगती है और उसको गाड़ी में रखी ड्रग्स लेने का दिल कर रहा होता है और तभी उसको अपने पास्ट का फ्लैशबैक आता है जब वो ड्रग्स लिया करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिसमैन आ जाता है और उसे ड्रग्स को छुपाने पड़ते हैं। पुलिसमैन उसे बताता है कि तूफान की वजह से सारी रोड्स ब्लॉक हो गई हैं और इसीलिए वो आगे नहीं जा सकती और आगे एक विजिटिंग सेंटर है और उसे वहाँ रुकने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस पुलिसमैन की बताई हुई लोकेशन पर चली जाती है जहाँ उसे और 4 लोग मिलते हैं, ऐश, लार्स और एक मैरिड कपल एड और सैंडी। वो अपनी बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था और इसलिए वो जब बाहर नेटवर्क ढूंढने के लिए आती है तो उसे पास खड़ी वैन में से एक लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो उसे वैन में एक छोटी लड़की नजर आती है जो कि बंदी हुई थी। वो वैन को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है और वो गैस करती है कि वैन ज़रूर उन 4 लोगों में से किसी एक की होगी और वो वैन की नंबर प्लेट का फोटो लेती है और विजिटर सेंटर में आ जाती है और उधर एड सबको पोकर खेलने के लिए इनवाइट करता है और इसी दौरान सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और वहाँ सैंडी बताती है कि वो एक नर्स हुआ करती थी और वहीं एड एक्स मरीन सोल्जर था जो कि एक साथ वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं लेकिन तूफान की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। और वहीं डर्बी भी बताती है कि उसके फादर भी सोल्जर थे और वो अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी और ऐश बताता है कि वो अपने टाउन जा रहा है और लार्स अपने घर जा रहा है जो कि नोविडा में था। ये सुनने के बाद डर्बी को पता चल जाता है कि उस लड़की को किडनैप करने वाला लार्स है क्योंकि वैन की नंबर प्लेट भी नोविडा स्टेट से होती है। इसके बाद डर्बी वॉशरूम के बहाने से वहां से निकल आती है और पुलिस को हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो वॉशरूम के हॉल से बाहर निकल आती है और वैन के अंदर चली जाती है। इससे पहले वो उससे बचाती लार्स भी वहां आ जाता है और वो खुद को छुपा लेती है लेकिन तभी लार्स उस लड़की का नाम पुकारता है जिसका नाम जे होता है। लार्स जे के लिए स्नैक्स लेने बाहर आ जाता है और लार्स के जाते ही डर्बी भी वहां से आ जाती है और वापस वॉशरूम में आ जाती है और ऐश को वॉशरूम से आवाज आती है। वो उसे देखने अंदर आ जाता है और वहीं पे लार्स भी आ जाता है। डर्बी ऐश को किस करने लगती है और लार्स समझ जाता है कि वो दोनों मेकआउट कर रहे हैं। फिर डर्बी ऐश को सब सिचुएशन का बताती है और फिर ऐश कहता है कि मैं पीछे रुककर सब कुछ संभाल लूंगा और तुम वैन में से उस लड़की को बाहर निकाल देना। डर्बी एक बार फिर वैन में जाती है, वो उस लड़की को बचा लेती है और देखती है कि ऐश और लार्स एक साथ आ रहे हैं। वो क्योंकि ऐश और लार्स दोनों भाई थे और वो दोनों मिले हुए थे। इससे पहले वो डर्बी को पकड़ते वो भागकर वॉशरूम आ जाती है लेकिन ऐश उसे पकड़ लेता है और तभी लार्स अंदर आता है। को लार्स का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा होता और डर्बी को ढूंढने बाहर आ जाता है। चलते चलते लार्स की वैन के पास आ जाता है। एड वैन को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वैन लॉक होती है। दूसरी तरफ डर्बी ऐश को बताती है कि वो लड़की जे बीमार है और ऐश उसे बताता है कि जे को
एडिसन डिजीज है, जिसकी वजह से जब उसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उसकी बॉडी में एड्रेनालाइन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। और ऐश फिर डर्बी को वार्न करता है कि अगर उसने इस बारे में एड या फिर सैंडी को कुछ भी बताया तो वो उसे और जे को मार देगा। और एक बार फिर ये सारे एक टेबल पे बैठते हैं और बातें करने लगते हैं, और जहाँ एड डर्बी से उसके फादर के बारे में पूछता है, फिर वो बताती है कि उसके फादर कर्नल थे, लेकिन उन्हें स्ट्रेस होता था और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर ली। इसी दौरान जे वैन से बाहर आ जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है, जिसे लार्स देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर फिर डर्बी वॉशरूम की तरफ जाती है और ऐश उसके पीछे आ जाता है, और तभी डर्बी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ऐश उसके गले को दबाने लगता है। और इसी दौरान कार की कीज उसकी जैकेट से गिर जाती हैं और डर्बी कीज को अपने पास छुपा लेती है, और फिर ऐश डर्बी को जंगल की तरफ लेकर जाने लगते हैं ताकि वो जे को उनके सामने आने पर मजबूर कर सके, क्योंकि जे जंगल में छुपी हुई थी और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। और लार्स कहता है कि अगर अंकल कैनी को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। फिर डर्बी उनसे पूछती है कि अंकल कैनी कौन है। ये सुन ऐश उसे बताता है कि वो उनके फोस्टर डैड हैं, जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था, जो कि असल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, और ये दोनों उनकी हेल्प करते हैं। और तभी वो टॉर्च उनके फेस की तरफ करती है और भागने की कोशिश करती है, और उसको रोकने के लिए ऐश गन से फायर करता है, लेकिन वो लकीली बच जाती है। लेकिन फायर की आवाज़ एड सुन लेता है और वो बाहर देखने लगता है, और उसे जे बेहोश पड़ी हुई जमीन पे नजर आती है, और एड उसको अंदर ले आता है। दूसरी तरफ डर्बी भी उन्हें जे को अंदर लेकर जाते हुए देख लेती है और खुद भी किसी तरह ऐश और लार्स से बचकर विजिटिंग सेंटर में आ जाती है। वहां आने के बाद वो सारी बात एड को बताती है। सैंडी उसके रिस्ट पे लगे ब्रेसलेट को देखकर उसकी बीमारी को समझ जाती है और एड को कहती है कि अगर उन्होंने जल्द दवाई नहीं दी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर ऐश और लार्स भी विजिटिंग सेंटर में वापस आ जाते हैं। ऐश के हाथ में गन देखकर वो चेयर से दरवाजे को बंद कर देता है और उन्हें कहने लगता है कि अगर वो अंदर आए तो वो शूट कर देगा, लेकिन वो सिर्फ उनको डरा रहा था, उसके पास कोई गन नहीं थी। लेकिन ऐश उनसे डील करने लगता है और कहता है कि उन्हें अंदर आने दें, वो जे को मेडिसिन देंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। और एड और डर्बी उनकी ऑफर को मना कर देते हैं और डर्बी कहती है कि वो कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी वैन की कीज उनके पास हैं, और वो उन कीज को छुपाने लगती है। अब ऐश के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता तो वो पूरे विजिटर सेंटर को पेट्रोल से आग लगाने का फैसला करता है। तभी जे की आंख खुल जाती है और वो सैंडी को आवाज देती है, और जहाँ आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। और यहाँ मूवी फ्लैशबैक में आ जाती है और जहाँ हमें पता चलता है कि जे सैंडी के घर में एज अ मेड काम करती थी, लेकिन उसी ने पैसों के लिए ऐश और लार्स से किडनैप करा दिया था, लेकिन वो उन्हें जे की मेडिसिन देना भूल गई थी, और इसी वजह से वो उन्हें मेडिसिन देने के लिए एड को अपने साथ लेकर विजिटिंग सेंटर आई थी। और जब सारी सच्चाई उसकी सबको पता चल जाती है तो वो ऐश को कहती है कि एड के पास कोई गन नहीं है। ये सुनते ही ऐश और लार्स दोनों अंदर आ जाते हैं और वहीं पे सैंडी डर्बी की आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है ताकि वो कुछ भी देख ना सके, और फिर जे को इंजेक्शन लगाती है जिससे उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि वो जे के बारे में ना सोचे, जैसे ही उसे जे के फादर से पैसे मिलेंगे वो उसे घर भेज देंगे। और उसी वक्त डर्बी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, वो जेन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, जिसे सुनकर सैंडी काफी हैरान हो जाती है। इसी दौरान ऐश एड पर फायर कर देता है और सैंडी ऐश पे पेपर स्प्रे से अटैक करती है और लार्स इनके बीच में आ जाता है और स्प्रे उसके आंखों में चला जाता है और ऐश सैंडी को भी शूट कर देता है। और वहीं पर डर्बी को भी नेल गन से दीवार से स्टिक कर देता है और उसको काफी पेन होता है। वहीं पर ऐश डर्बी के फोन पर उसकी मदर की डेथ का मैसेज देख लेता है और उसको बताता है। तभी ऐश देखता है कि जो मैसेज डर्बी ने पुलिस को किया था वो नेटवर्क आने की वजह से पुलिस को रिसीव हो चुका है और पुलिस किसी भी वक्त जहाँ पर आ रही होगी। फिर ऐश डर्बी को धमकी देता है कि अगर उसने उसको वैन की कीज नहीं दी तो वो जे के हेड्स भी नेल गन से स्ट्रेच कर देगा, और मजबूरी में आकर वो बता देती है उसने कीज कहाँ रखी हैं।
ऐश लैर्स को डर्बी पे नजर रखने को कहता है और खुद किस लेने के लिए चला जाता है और डर्बी चांस लेती है और जे को कमरे की लाइट्स को ऑफ करने का कहती है और वो ड्रग्स लेती है जिसकी वजह से उसको कोई भी पेन महसूस नहीं होता, जिससे उसे नेल को बाहर निकालने में हिम्मत आ जाती है और उसको निकाल देती है और लार्स पे अटैक कर देती है और उसको गन पॉइंट कर देती है। वहीं ऐश भी अंदर आ जाता है जिसके पास वही नेल गन होती है और तभी जे आकर उस पर अटैक करती है और गलती से ऐश से गन चलती है और एक नेल लार्स को लग जाता है और जिससे उसकी डेथ हो जाती है और फिर ऐश पूरे विजिटर सेंटर को आग लगा देता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। वहीं दूसरी तरफ डर्बी जे को अपने साथ गाड़ी में लेकर निकाल ही रही होती है तो ऐश नेल गन से उसकी गाड़ी के टायर पर शूट करता है और इसी वजह से टायर पंक्चर हो जाता है और क्रैश हो जाता है। इसी बीच एक पुलिसमैन भी वहां आ जाता है और तभी डर्बी अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और ऐश को शूट कर देती है और पुलिसमैन डर्बी को क्रिमिनल समझकर उस पर शूट कर देता है। तभी ऐश पुलिसमैन को शूट कर देता है और डर्बी को मारने ही वाला होता है तो उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। फिर ऐश पुलिसमैन की गन लेता है और उसे शूट करने ही लगता है तो डर्बी के पास स्क्रू ड्राइवर पड़ा होता है और वो उसकी गर्दन पे अटैक करती है जिसकी वजह से ऐश की मौत हो जाती है और फिर डर्बी किसी तरह से पुलिसमैन की बॉडी के पास आती है और रेडियो से हेल्प मांगती है। फिर पुलिस उसे और जे को बचा लेती है। फिर हमें 2 मंथ्स बाद दिखाया जाता है कि डर्बी वापस से रिहैब सेंटर में आ जाती है और मूवी के लास्ट में हमें उसकी बहन डिवोन भी दिखाई जाती है जो उससे मिलने आई हुई थी।